मे आई कम इन आइए सर? आइए 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 मैडम, आइए आइए Good आइए evening, आइए sir. आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसे हैं जी? बढ़िया। जी सर। भीतर पिछली हफ्ते मुलाकात हुई अपनी, जी। मिले थे अपन इसी बोर्ड में। जी सर। तो आपको नव वर्ष मंगलमय हो, थैंक यू और सर। जो आपने मन में एक संकल्प लिया वो इस साल पूरा हो आपका, ये हम सबकी ब्लेसिंग्स है आपको। थैंक यू सर। आप क्योंकि पिछले बोर्ड में भी, पिछले वीक में कितने नंबर दिए थे? पिछले वीक में बोर्ड में अपन ने 60 नंबर। 60 60 दिए थे। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आपसे बातचीत करते हैं बेटा। नए मेंबर से उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको, मैं तो परिचित हो ही गया पहली बार से। 27/9/2000 आपका बर्थ है। 16 में आपने 91% 10th, 18 में 89 12th, पीसीएम कहाँ से किया था? पीसीएम बीएससी कहाँ से की? गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। और मैथ, एमएससी मैथ्स? एमडी महाविद्यालय लालसोट। ठीक है। आप बस सर नेम पे जाते नहीं, हमें पता भी नहीं होता, हम पूछते भी नहीं, मना होता है। लेकिन आपने लिखा तो मेरी नजर पड़ गई, त्रिवेदी, 3 वेदों के ज्ञाता। यही है ना? द्विवेदी, 2 वेदों के ज्ञाता। तो आप कौन से 3 वेदों के ज्ञाता हो? त्रिवेदी क्यों से 3 वेद हैं जिनके ज्ञाता माने जाते हैं? माफी चाहूंगी सर, इसका रीजन मुझे नहीं मालूम है। चलिए, मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा। 3 शब्द बोल रहा हूं, उनमें अंतर करिएगा क्या है। ज्ञान, बुद्धि और विवेक। ज्ञान, बुद्धि और विवेक, इन तीनों में क्या अंतर है? एक है या अंतर है? सर स्पेसिफिक डिफरेंस तो मुझे नहीं मालूम, पर जितना मैं सोच पा रही हूँ, बुद्धि वह होती है कि जो इंसान के पास जनरली जो जन्मजात होती है ना, बुद्धि तो एक्वायर्ड भी है, स्पीयरमैन का सिद्धांत है। एक्वायर्ड भी होती है, जन्मजात भी। तो साइकोलॉजी में पूरी कंट्रोवर्सी है, इंटरेक्शन है। जन्म बुद्धि जन्मजात कुछ थोड़ी, अगर किसी के माँ बाप में बुद्धि नहीं है तो थोड़ी बच्चे में पैदा नहीं होगी। स्पीयरमैन का सिद्धांत ही है बेटा, जी फैक्टर एस फैक्टर। चलिए बताओ, जन्मजात होती है, फिर और बाकी? नॉलेज वो होती है जो हम अनुभव से प्राप्त करते ठीक है, हैं। तीनों को बता दो, अंतर बता दो मुझे। और जो विवेक वो होता है कि हम अपने कठिन समय पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ज्ञान? सर ज्ञान, नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हैं, अनुभव से करते हैं। और बुद्धि भी आपने कहा अनुभव से होती है। वैसे बुद्धि होती क्या है? बुद्धि लगती क्या? आईक्यू क्या होता है? सर इंटेलिजेंस वो होती है कि कोई इंसान किस तरीके से चीजों को ग्रहण करता है, किस इसका तरीके फार्मूला से। क्या निकालने का? आईक्यू कैसे निकलती है? सर आईक्यू का फॉर्मूला होता है कि उसकी मैं फार्मूला पूछना स्पेसिफिक। आई क्यू इज इक्वल टू, बोलो। आईक्यू इज इक्वल टू, मैथ्स में क्वेश्चन है ना आपके, आई क्यू इज इक्वल टू, बोलो। जो उसकी एज है अपॉन में, जो उसकी एज है वो उसकी एक्चुअल एज होगी। हाँ। क्रोनोलॉजिकल एज। जी हाँ, सर। फिर उस टाइम पे उसकी कितनी बुद्धि है अपॉन में जो जनरली लोगों की होती है। कोई बात सर। वर्ष 2026 में किस व्यक्ति को आप शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहेंगे? जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने का प्रयास किया हो। माफी चाहूंगी सर, मैं चूंकि इतनी जानकारी नहीं है मुझे इस फील्ड में कि फिर भी सोचो किसको दिया जा सकता है। किसको ट्रम्प दिया साहब जा मांग रहे हैं मुझे दो, वो तो मांग ही रहे हैं, देना क्या तो मांग रहे हैं। आप किसको देना चाहेंगे? इतने लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई भारतीय भी हो सकता है, भारत से बाहर भी हो सकता है, एनीबॉडी। अभी चीन ने कह दिया, हमने रुकवाया भारत पाक युद्ध। ट्रम्प के बाद चीन आ गया, जिनपिंग, कोई भी हो सकता है। आप किसको देना चाहेंगे? या नन फाउंड सुटेबल को भी आप सिलेक्शन कमेटी में करके आते हैं एनएफएस, किसी को नहीं देना, या वो करना चाहोगी? सर मेरा मानना है कि जो नोबेल प्राइज है वो एक सब सर्व प्रतिष्ठित प्राइज में से है, तो रैंडमली मैं किसी का चुनाव नहीं कर सकती हूँ सर, इसीलिए मैं सोच नहीं पा रही हूँ उसके बारे में। भारत रत्न किसको देना चाहेंगे? सर भारत रत्न हमारे जो साइंटिस्ट है, चूंकि ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है,
तो जैसे कि जिनको मिला नहीं है, जैसे कि जगदीश चंद्र बोस जी थे, उनको दे सकते हैं सर। अच्छा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी आपने। जी सर। 1909, 1919 और 1935 के जो अधिनियम थे, उनमें कोई एक एक समानता और एक एक असमानता? सर 1909 का जो अधिनियम था और 1919 और 1935 के जो अधिनियम था, इसमें जो एक समानता देखे हम, तो वह यह थी कि इसमें जनरली जो गवर्नर के जो पावर्स थी, धीरे धीरे उसको डिक्लाइन किया गया और इसमें जो भारतीय था उनका प्रेजेंटेशन तीनों में इंक्रीज किया गया गवर्नर काउंसिल में। ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो फर्स्ट जो 1990 है, उसमें जो मुस्लिम्स को इसमें सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था। इसके बाद हम बात करें 1919 की, तो इसमें जो ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक जो गवर्नर के अंदर थे, दो तरीके के सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था। और 1935 की हम बात करें तो इसके अंदर जैसे कि आरबीआई की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या थी? कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम क्या था 1909 का? सर इसका मतलब यह था कि जिस पर्टिकुलर जिस स्पेसिफिक जो जाति थी, उसी में से चुनाव किया जाएगा और केवल उन्हीं के जो लोग होंगे वो वोट करेंगे। उसका क्या प्रभाव पड़ा आगे चल करके? सर कहीं ना कहीं जो टू नेशन थ्योरी थी, उसको इसने सर बीजारोपण किया था। अच्छा, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कौन थे? रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट? सर भगत सिंह जी, सुखदेव। वो तो एग्जाम्पल हो गए, थे कौन ही? सर ये जनरली वो युवा नेता थे जिन्होंने उस टाइम पे जो क्रांति के दम पर फ्रीडम के लिए हिंसा के रास्ते। अच्छा, कथक का आरंभ कब से माना जाता है? सर कथक का आरंभ माना जाता है कि जो आदि पुरुष थे भगवान शिव, उनसे इसका आरंभ माना जाता है जब वो लक्ष्य और तांडव नृत्य किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि हड़प्पन सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं। फिर जैसे भक्ति काल आया था, तो इसका ओरिजिन मेनली उस टाइम पे माना जाता है जब हम भगवान कृष्ण हैं, इनकी जो कथाएं हैं, इनको परफॉर्म करते थे। इनमें से कौन सा कथक का कौन सा परफॉर्म आपको सर्वाधिक पसंद है? सर मुझे जो लक्ष्य है वो पसंद है, और जो इसके लिए जो प्रेरणा श्री माली जी है, जो कि जयपुर घराने की एक महिला कथककार है, उनका उसका आप चेहरे के माध्यम से कुछ लक्षण बता सकते हैं? पिछली बार आपसे करवाया भी था शायद, मुझे याद है। पिछली बार तो अलग अलग प्रकार थे, केवल इसी का। हाँ, लक्ष्य में सर श्रृंगार रस प्रदान होता है। तो उसमें भाव चेहरे पर कैसे होते हैं? सर इसके लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कि आपने लास्ट टाइम पे भी क्रिएट कराया था कि गोपिया कृष्ण का इंतजार कर रही है, तो उसमें हम श्रृंगार रस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि गोपिया है, गुड, थैंक यू। आपने हम सबको गोपियां बना दिया। एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका अर्थ बताइए। वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस बट वी आर फेल्ड टू अटेन फ्रीडम। क्या माने हैं इसका? और उसको सिचुएशनल एलेबोरेशन कीजिए उसका। सर प्लीज रिपीट योर स्टेटमेंट। वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस बट वी आर फेल्ड टू अटेन फ्रीडम। सर इसका हम मीनिंग इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने एक तरह से स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है। जैसे कि आज हमें स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने की, कहीं पे भी भ्रमण करने की, अपने विचारों को प्रकट करने की, लेकिन अभी भी जो हमारे कई समुदाय है
जो अभी भी फेल्ड हो चुके हैं एज ए सोशल, उनको हम अपने जो मेन जो स्ट्रीम है उसमें इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। अभी भी महिलाएं हैं, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी सर। इस तरीके से सर मैं इसका आशय निकाल पा रही हूँ। आपको एक क्षेत्र विशेष में एसडीएम की नियुक्ति दी जाती है और उस क्षेत्र की कुछ विकास संबंधी योजनाओं को निर्मित करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सरकार के द्वारा सेक्टोरल डेवलपमेंट मॉडल के तहत। उस डेवलपमेंटल एक्सरसाइज में आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे? समझ गए ना सवाल का? जी सर। सर सबसे पहले तो इसके लिए मैं जो मैथमेटिक टर्म होती है एल्गोरिदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो इसका सबसे पहले तो मैं उस क्षेत्र में इस तरीके की कोई स्कीम पहले चल रही है तो उसके बारे में स्टडी करूंगी कि उसमें कोई सुधार हो सकता है क्या मेरे एफर्ट से। इसके बाद मैं स्टडी करूंगी कि कौन से क्षेत्र, जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी कौन सा स्पेसिफिक क्षेत्र ज्यादा वल्नरेबल है, तो वहां पे मैं ज्यादा अपना फोकस करूंगी। और फिर इसके बाद अगर ऐसी कोई स्कीम चली थी तो इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुल थी और उसमें क्या चेंज करके उसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं सर। क्या उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स लेकर के वहां पर जो विभिन्न सामाजिक श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या है, उस जनसंख्या से आप प्रश्नावली के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से जो चल रही योजनाएं हैं उनका डेटा इकट्ठा करके उन्हें अगर क्वांटिफाई करती हैं तो आपको नहीं लग सकता कि इन प्रोग्राम्स के अंदर मैं कहीं ना कहीं जन सहभागिता को भी महत्व दे रही हूँ? आपने अभी तक कहा कि हम नीतियों का मूल्यांकन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, लेकिन इसमें वो आम जन जिसके लिए बनाई जा रही हैं उसकी प्रेजेंस कहाँ है? सेक्टोरल मॉडल जो डेवलपमेंट के हैं उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको कि हमें याद रखने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक निर्णय लिया है सोशल मीडिया के यूज को लेकर के कि 14 से 16 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। किसी और दूसरे देश ने भी उस प्रोग्राम को या इस प्रकार के निर्णय को अपने यहाँ लागू करने की संभावनाएं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने की कोशिश की है। उस दूसरे देश का नाम बता सकते हैं? माफी चाहूंगी सर, मैं श्योर नहीं हूँ उसमें। अनुमान लगाइए सर। जहां तक मेरा अनुमान है नॉर्वेजियन कंट्रीज में से। फ्रांस ने ये निर्णय लिया है और कल फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम भी अपने यहाँ पर 14 to 16 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है उस पर सोशल मीडिया को के रेस्ट्रिक्शंस पर बल देंगे। शांति बिल क्या है? SHANTI अभी पास हुआ है सर। शांति बिल जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है ताकि 2047 तक जो हमारा टारगेट है 100 गीगावाट का उसको अचीव किया जा सके। तो ये जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे न्यूक्लियर पावर के उसमें, उससे आपको नहीं लगता है कि देश की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है अगर ये प्राइवेट प्लेयर यहाँ आकर के उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उससे संबंधित जो नियम बनाए हैं उन नियमों में काफी कुछ उनको लिबर्टी दी गई है। मुझे याद आ रहा है कि जब पिछली बार मनमोहन सिंह की सरकार के समय एटॉमिक इसको न्यूक्लियर पावर को लेकर के जब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही थी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। क्या इस समय इस तरह का प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है कि देश के विकास में हमें किसी प्रकार का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस दे सकता है या इससे किसी तरह के खतरों की संभावना भी आ सकती है?
सर बिल्कुल मैं आपके स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो एक सेफ्टी के दृष्टि से क्रिटिकल माना जाता है। लेकिन अब सर समय आ गया है जब हमें अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकार ने जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग होगा इनका पावर प्लांट्स का वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, लेकिन रेगुलेशन अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है सर। थैंक यू सर। अभी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक रिपोर्ट आई है कि दिसंबर के अंदर है हर दूसरे दिन एक बाघ की डेथ हुई है। इसका क्या कारण है? कल ही की रिपोर्ट है। माफी चाहूंगी सर, मैं रिपोर्ट के बारे में अनअवेयर हूँ। तो भी अंदाजा लगाइए क्या रीजन हो सकता है? क्लाइमेट से रिलेटेड, एडेप्टेशन से रिलेटेड? सर इसका अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो टाइगर है, चूंकि अब हमारा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उनके एरिया में इंक्रीज हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो और इसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से फूड अवेलेबिलिटी और वाटर स्कार्सिटी की वजह से भी जो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी, तो इसके लिए सरकार ने कदम उठाए। स्पेसिफिकली दिसंबर के अंदर? सर इसके रिगार्डिंग मैं अनअवेयर हूँ सर। अच्छा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आज का? जी सर। और कल का भी पढ़ा? जी सर। आपने देखा होगा कि नए साल शुरू होते ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लगभग है बैंकों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ऐसा क्यों? जबकि उनका फाइनेंशियल ईयर तो है 1 अप्रैल से। सभी न्यूज़पेपर में पहला पेज लगभग है बैंक का एडवर्टाइजमेंट होगा उसमें। सर मुझे इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं मालूम है। अंदाजा लगाइए। सर इसका मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग जो न्यू ईयर पे जो हमारी जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो एक मार्केट की तलाश करते हैं उनके कुछ खरीदारी के लिए, तो बैंक से लोन लेना होगा उनके, से कार लोन है, होम लोन है या गोल्ड लोन है, तो इसलिए हो सकता है सर। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर में है कि कल है वो सुपर मून होगा, और एक शब्द आया है कि ब्लड मून। ये क्या है सुपर मून और ब्लड मून? सर ब्लड मून का आशय होता है कि जब पृथ्वी सन और जो उसके बीच चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो उसकी वजह से जो चंद्र ग्रहण होता है वो ब्लड मून होता है, और सुपर मून जब जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है सर, वो सुपर मून होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर जो पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसके साथ जो चंद्रमा है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, वो जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो एक टाइम पे वो अर्थ के सबसे नजदीक आ जाता है सर। अच्छा, एक अभी रिसेंटली शब्द सुना है बुलडोजर जस्टिस। इवन चौमू के अंदर भी जो इंसिडेंट हुआ था, उनके जो भी पत्थरबाज और जो भी मिसक्रिएंट्स थे उनके खिलाफ भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। तो क्या ये बुलडोजर जस्टिस शब्द भी है रैशनल लगता है? और इसमें माननीय कोर्ट का क्या डिसीजन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला था कि ऐसे एक्शन लेने के पहले 15 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। एक्चुअली में जस्टिस ये कहता है कि सजा है उसी को मिलनी चाहिए जिसने है क्राइम कमिट किया है। जिसने क्राइम कमिट किया है वो ऑलरेडी जेल जा चुका है, लेकिन सजा उनको मिल रही है जो उनके परिवार के अंदर माता पिता, उनके फैमिली मेंबर वो है। तो ये क्या बुलडोजर, एक्चुअली में बुलडोजर जस्टिस शब्द सही है कि नहीं है? क्योंकि क्राइम तो कोई कर रहा है, सजा किसी को मिल रही है। सर बुलडोजर जस्टिस इसको भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इरेशनल बोला है, और मेरा भी मानना है कि सर हम किसी को इनोसेंट विदाउट प्रूवन गिल्टी नहीं कर, मतलब कि अगर वो इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी नहीं बताया गया तब तक आप कोई स्टेप नहीं ले सकते सर। वो तो कहावत है, नो वन इज क्रिमिनल टिल द क्राइम इज प्रूव्ड। लेकिन जो क्रिमिनल है
क्या उसके परिवार वालों को नहीं मालूम है कि वो क्राइम कर रहा है? उसका साथ देना क्या क्राइम नहीं है? सवाल ये है। क्या घर वालों को नहीं पता कि मेरा परिवार का सदस्य एक गलत गतिविधियों में, एंटी नेशनल में लगा हुआ है और वो छुपा रहे हैं? क्या ये क्राइम कैटेगरी में नहीं आएगा? वो सीधा रिपोर्ट करनी चाहिए उनको, क्योंकि क्रिमिनल्स को शरण देना भी क्राइम है। वो भी क्राइम है। इस पे क्या कहते हो? सर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि क्रिमिनल को सपोर्ट देना भी एक क्राइम है, लेकिन सर इसमें जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको सजा देना वाजिब है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो इतने अवेयर नहीं है, उनको सजा देने के लिए इसके लिए कर सकते हैं कोई रिहेबिलिटेशन जैसा प्रोग्राम चला सकते हैं, जो केवल जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए हो सकता है। क्या बुलडोजर जस्टिस मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? सर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने के लिए सर बुलडोजर जस्टिस अगर लीगली प्रोसेसर के साथ किया जाए तो सर किया जाना चाहिए। नहीं, ये बुलडोजर जस्टिस तो अभी का फिनोमेनन है ना, उसके पहले कभी नहीं सुना गया कि बुलडोजर जस्टिस भी ऐसी कोई लीगल प्रोसीजर इसका हो ही नहीं सकता। अभी कैसे उसको आप इनका, क्योंकि ये तो सारे जो मेरे राइट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सल हो और चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, उनका वायलेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुलडोजर जस्टिस को सिर्फ एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ लोगों के अंदर फियर साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? भय विरहोत न प्रीत। बताइए, क्योंकि अधिकांश लोग जो बुलडोजर जस्टिस का या इनजस्टिस का शिकार हो रहे हैं वो कैटेगरीज है जिनको कि आप मार्जिनलाइज्ड कैटेगरीज के अंदर या माइनॉरिटीज में रखते हैं। बहुत से लोग हैं जो उच्च तबके से संबंधित हैं, उन्होंने शायद उससे ज्यादा हीनियस क्राइम किए हैं, लेकिन उनके लिए तो बुलडोजर जस्टिस नहीं आया। आप अपना व्यू तो हम तो हाँ, हम तो आपको बता रहे हैं, आप अपना दृष्टिकोण बताओ जो ये कह रहे हैं, आपका क्या मत है इस पे? सर मेरा मानना है कि जो कानून होते हैं उनको सख्ती से लागू करने के लिए कभी कभी भय को भी उत्पन्न करना आवश्यक होता है और बुलडोजर जस्टिस उनमें से एक हो सकता है। और इसके लिए सरकार अगर ये करती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कंप्लीट रोक नहीं लगाई है, 15 दिन का उनको नोटिस दिया जाना चाहिए और जो लीगल कार्यवाही है वो करके ही किया जाना चाहिए। सर आपने पता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो जगह या वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो तोड़ सकते हैं एक पूरे के पूरे प्रोसेस के तहत, लेकिन क्या उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आप इलीगल डिक्लेयर कर दे क्योंकि वो क्रिमिनल है? मैं एक कॉन्क्रीट केस आपको बताऊं, अगर मान लीजिए रामपुर के अंदर किसी के एस्टेब्लिशमेंट को नाम नहीं ले रहे हैं, उनको उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी के केस में तो नहीं तोड़ा गया, जबकि अंकिता भंडारी वाला जो केस है दैट इज मोर हीनियस इन कंपैरिजन ऑफ रामपुर केस। ये मतलब जब आप इंटरव्यू में देना तो असहमति जाहिर कीजिए, ये कोई निंदा की बात नहीं है या किसी तरह की आलोचना भी नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि संभव हो सकता है कि इसमें बहुत से अधिकारों का उल्लंघन होता हो, इसलिए इस पर सावधानी से विचार किए जाने की जरूरत है। एक और दूसरा, एक पोजीशन अगर मैं आपकी जगह पर हूं तो ले सकता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर बुलडोजर जस्टिस प्रदान करने का एक मैकेनिज्म नहीं हो सकता। चलिए जी, आपकी ड्यू डेट आ गई? नहीं सर अभी नहीं, तब चलिए फिर अभी आपको बुलाते हैं, फीडबैक देते हैं। 1 मिनट।